हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HL एकेडमी पर। आज हम बात कर रहे हैं एक नीट के एक अल्टीमेट क्रैश कोर्स की, जो कि नीट और जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा। इसके अंदर हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स के लेक्चर भी लेंगे। बायोलॉजी के अंदर अभी हमने किया है अल्टरनेट डे लेक्चर। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपको एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स मिलेगा, ठीक है। यानी जिस दिन आपको बायोलॉजी मिलेगा उस दिन आपको केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी के बॉटनी के सेक्शन के साथ में आपको केमिस्ट्री मिलेगा और जूलॉजी के सेक्शन के साथ में आपको फिजिक्स मिलेगा। रोज के आपको दो लेक्चर मिलेंगे। इसके साथ ही आपका क्या होगा, जो नीट का जो क्रैश कोर्स है वो भी हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम की आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम ढंग से हो जाएगी। अभी राजस्थान बोर्ड की बात करें तो आज ही फिजिक्स का एग्जाम हुआ, बड़ा ईजी एग्जाम था, ठीक है। चलिएगा हम बात करते हैं सबसे पहले आज बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के अंदर हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है भाई? किसी भी जीव, ठीक है, और साथ में क्या है तकनीक, यानी जीव और तकनीक का उपयोग करते हुए हम क्या करें, किसी भी मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रोसेस या प्रक्रम का निर्माण करें, उसको अपने बोलते हैं बायोटेक। जैसे कि हम बात करें ईस्ट आता है, ईस्ट का उपयोग करके हम बनाते हैं ब्रेड और वाइन, ठीक है, ब्रेड और वाइन। अगर हम इसी प्रकार बात करें हमारे एक जीवाणु जिसको आप लेब के नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, वो हम कहें दही जमाने के अंदर काम आता है। भाई अपनी मम्मी क्या है, एक तरीके से वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, पहले थोड़ा सा दही लेती है और दूध के अंदर डाल के दही जमाती है। ये भी क्या है, एक तरीके से बायोटेक की प्रोसेस है। तो हम क्या कहेंगे, मम्मी क्या है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है कि नहीं, है ना, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ इसका परखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, डीएनए टीके और आनुवंशिक चिकित्सा या जीन चिकित्सा, ठीक है, इनका विकास हुआ। तो बाद में जो बायोटेक की जो परिभाषा थी इसको मॉडिफाइड कर दी गई, किसके द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, EFB, यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ। इसने कहा कि नए उत्पाद और प्रक्रमों के लिए, नए उत्पाद और प्रक्रमों के लिए किसी जीव, उसकी कोशिका, उसके अंग या उसके जीनोम का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद और प्रक्रमों का निर्माण करना ही क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसने कहा भाई कोई भी नई अपने को चीज बनानी, उसके अंदर अपने किसी भी जीव की कोशिका, अंग या उसके जीनोम का उपयोग करके मानव के लिए अगर उपयोगी बना ले, ठीक है, कोई मानव के लिए यूजफुल अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या है, बायोटेक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बायोटेक के अंतर्गत आपके दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बायोटेक की तकनीक दो इंपॉर्टेंट होती है। पहली तकनीक है आनुवंशिक चिकित्सा या फिर आनुवंशिक बायोटेक, और दूसरा है अपने पास में रासायनिक बायोटेक, केमिकल बायोटेक। आनुवंशिक चिकित्सा के अंदर क्या है, हमारे पास में अगर ये कोई डीएनए दे रखा है, इस डीएनए के इस खंड जो हमें लग रहा है हमारे काम का नहीं है, अगर हम इस डीएनए के खंड को हटाकर इसकी जगह अपना जो वांछित या जो हम डालना चाह रहे हैं, जो हमारे काम का जीन है उसको डाल दें, तो ये होती है हमारी आनुवंशिक या फिर आपकी जीन बायोटेक, ठीक है, जेनेटिकली बायोटेक। जब हम बात करें केमिकल बायोटेक में, तो केमिकल बायोटेक में हम कह रहे हैं कि जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं, जब हम ये अपना आनुवंशिक बायोटेक का काम कर रहे हैं, तो इस दौरान कोई भी सूक्ष्म जीव अपने हानिकारक रसायन द्वारा हमारी इस क्रिया को बाधित ना कर दे। इसलिए हम क्या करें, जिस लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करें उस लेबोरेटरी को हम सूक्ष्म जीवों से मुक्त रखें। तो एनसीईआरटी कहती है कि सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमें दो जनन के बारे में दे रखा है। एक जनन हम कहते हैं लैंगिक जनन, एक जनन हम कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक को हम कहते हैं सेक्सुअल और अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल। लैंगिक के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, कोपुलेशन, संभोग की क्रिया करेंगे। संभोग की क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, अपनी प्रोजेनी को उत्पन्न करेंगे। ये प्रोजेनी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों एक साथ में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने साइन इसलिए लगा रखा है कि आप समझ या तो मेल होगी या फीमेल होगी। कोई यूं ना कमेंट करें कि भाई साहब दोनों एक साथ में कैसे होगी, मेल और फीमेल, ठीक है। अब देखो सर, जब हम बात कर रहे हैं कि इससे प्रोजेनी बनी, तो प्रोजेनी में हो सकता है कुछ ऐसे जीन चले गए जो जाने नहीं चाहिए थे, या इनके अंदर सप्रेस हो रखे थे, दबे हुए जीन थे, लेकिन इसके अंदर चले गए। तो हम क्या करें, उन जो सप्रेस या दबे हुए जीन है, जो हानिकारक है, उन जीनों को हटाकर जो हमारे वांछित जीन है उन्हीं को आगे भेजें, ठीक है। तो ये जो प्रक्रम होता है ये अपना होता है बायोटेक के अंतर्गत। जब हम अलैंगिक जनन की बात करें, तो अलैंगिक जनन हम क्या कहते हैं, अपनी संततियां कैसे बनाता है, क्लोन बनाता है। तो हम कह रहे हैं अगर ये ऐसा है, ठीक है, अगर ये कोई जीव ऐसा है तो ये क्या करेगा, जनन के द्वारा एकदम अपनी ऐसी बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो क्या है,
भाई कई कारक इसके अंदर इफेक्ट होते, कई कारक प्रभावित करते हैं, उनके अंदर क्या है, जैसे हम बात करें कि किस प्रकार का शुक्राणु किस प्रकार के अंडाणु से मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अनेक अन्य जो शारीरिक कारक है वो भी इसके अंदर डिफेंड करते हैं कि अगली आने वाली प्रोजेनी के अंदर कौन कौन से लक्षण जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं जब मानव की बात करें तो हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं एक गुणसूत्र पर कुल कितने ही जीन होते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा ना, कितने कितने जीन भाई। तो ये जीन क्या करते हैं, इन आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण एक दूसरे के अंदर मिलते हैं, माता और पिता के लक्षण मिलके ही तो बच्चे में जाते हैं सर, ये होता है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में हम कह रहे हैं कि जैसा था वैसा का वैसा बना दिया, कोई परिवर्तन ही नहीं आया, यानी हमें अलैंगिक जनन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम अलग अलग लोगों को पहचान सकेंगे, ठीक है। अगर जनसंख्या बहुत सारी है, हम किसी को पहचान ही नहीं पा रहे ये कौन है ये कौन है, तो मतलब क्या भाई जनन का। इसीलिए लैंगिक जनन का फायदा ये है कि ये परिवर्तनशीलता लाता है, ये वेरिएशन लाता है, विभिन्नता लाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके चरण क्या क्या है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई डीएनए खंड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें जो जीन डालना है, ठीक है, और जो जीन हटाना है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हमें हमारी वांछित जीन की पहचान करनी पड़ेगी, वांछित जीन की पहचान। उसके बाद में क्या करेंगे, हम जो वांछित जीन है इसको इस होस्ट के अंदर या परपोसी के अंदर डालेंगे। तो हम कहेंगे कि वांछित जीन को परपोसी या होस्ट में डालना, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या कहेंगे, होस्ट के अंदर डाल तो दिया, ठीक है भाई, आप घर पे पैसे तो कमा के लिए, ठीक है, लेकिन फायदा क्या जब आप घर में आने से पहले ही बाहर ही खर्चे हो, ठीक है। तो उनको घर में लाके स्टोर करना और अपने फैमिली वालों को देना। यानी कि हम कहेंगे होस्ट के अंदर जो हमने वांछित जीन डाला है इस जीन को सुरक्षित रखना और अगली संतति के अंदर स्थानांतरित करना, ठीक है। ये होते हैं बायोटेक के मुख्य पहलू, ठीक है। अब देखो सर, हम कहते हैं बायोटेक हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने बात की कि इस जीन को हम काटेंगे, ठीक है। इस जीन को हम काटेंगे तो काटने के लिए हमें कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंजाइम। क्या नाम है, प्रतिबंधन एंजाइम। ये करता क्या है, डीएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइडों को काटता है। तो हम इसको आणविक कैंची भी नाम दे देते हैं, आणविक कैंची, ठीक है। इस प्रतिबंधन एंजाइम की जब हम बात करें तो इसकी खोज के बारे में हम देखें तो 1963 के अंदर इकोलाई के अंदर जो बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, इकोलाई के अंदर जो बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, उसकी वृद्धि को संदमित करने वाले दो कारक खोजे गए, दो एंजाइम खोजे गए। पहला एंजाइम ऐसा था वो क्या करता है, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम ऐसा था वो इसके डीएनए को जगह जगह पर विभिन्न पहचान स्थलों से काट देता है, ठीक है। इस दूसरे एंजाइम को हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंजाइम। जब हम बात करें इस प्रतिबंधन एंजाइम की तो हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिबंधन एंजाइम काट किसको रहा है, न्यूक्लिक एसिड को काट रहा है, तो हम इसको न्यूक्लियेज भी कह सकते हैं, न्यूक्लियेज। हमें पता है न्यूक्लियेज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को काटता है और ये दो प्रकार का होता है। अगर इस डीएनए लड़ी को यहां से अगर बाहर वाली साइड से काटना चालू कर दे तो हम इसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है। और यह इस डीएनए की लड़ी का अध्ययन करे और बीच में से अपने विशिष्ट पहचान अनुक्रमों को काटे तो हम उसको कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा न्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। चलिएगा सर, हम आगे बात करते हैं कि ये स्थल कौन से हैं जहां से ये काटता है। ये इसके पहचान के विशिष्ट स्थल होते हैं जिनकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इनको अगर 5 डेज से 3 डेज पढ़े या फिर हम इनको अगर मान लो यहाँ 5 डेज यहाँ 3 डेज है तो इसके जो विपरीत सिरा होगा उस पर यहाँ पे 5 डेज और यहाँ पे 3 डेज होगा। अगर हम इसको यहाँ से पढ़ना चालू करें यहाँ तक जाए और यहाँ से यहाँ तक आए तो भी हमें सेम पहचान का अनुक्रम मिले, पढ़ने का अनुक्रम सेम हो, उस सीक्वेंस को अपने बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम, पैलिंड्रोम अनुक्रम। जैसे कि हम बात करें हमारे पास में एक वर्ड है जिसका नाम है मलयालम, ठीक है। चाहे मैं इधर से इधर पढ़ूं मलयालम, चाहे इधर से इधर पढ़ूं मलयालम, ठीक है। इसी प्रकार के सीक्वेंस को अगर न्यूक्लियोटाइडों के अंदर पाए जाए तो उसको अपने कहते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम, ठीक है। पैलिंड्रोम अनुक्रम अपनी एनसीईआरटी देती है एक विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम के लिए, वो अपने को दे रखा GATTC, ठीक है। तो इसका C का अपोजिट में क्या आएगा, G, T के अपोजिट में A, यहाँ पे ATTC। ये अगर 5 डेज ये 3 डेज, ये 5 डेज ये 3 डेज। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा तो हम कहेंगे किसी विशिष्ट स्थल पर, ठीक है, यहां से यानी जिस साइड इस लड़ी में काटा है उसी साइड इस लड़ी में काटेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने विशिष्ट पहचान अनुक्रमों को पहचान करके बाद में ही काटता है, ठीक है। अब देखो सर,
जब हम बात करते हैं इसकी आगे की ओर, हम कहते हैं जो हम बनाते हैं, क्या हम बनाते हैं सर, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेज डीएनए। जब रिकॉम्बिनेज डीएनए बनाए तो सबसे पहले हमने कहा हमने प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से कटा दिया, ठीक है। अब कटा दिया तो हमको वापस जो वांछित जीन है वो उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो इससे संबंधित जो अपने को प्रयोग दे रखा है एनसीईआरटी में, वो कहते हैं कि सर्वप्रथम जो रिकॉम्बिनेज डीएनए बनाया गया था वो आपके साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम है उसके सहज प्लाज्मिड के साथ में ये घटना की गई थी। ये जो आपके साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम है उसका हम मान लें ये इसका केंद्रक या फिर हम कहें इसका ये गुणसूत्रीय डीएनए, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य डीएनए भी पाया जाता है जिसको अपने बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इन्होंने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ठीक है। इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल के इसको विशिष्ट स्थल पर प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से कटाया और अपना जो वांछित जीन था उसको इसके साथ में जोड़ा, ठीक है। और बाद में इसको वापस होस्ट के अंदर डाल दिया। होस्ट के अंदर इसकी कई कॉपियां बनेगी और अपने वांछित जीन की कई कॉपियां प्राप्त कर लेगी, ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात करें इसके लिए कुछ आवश्यकताएं हम बोलते हैं कि सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से कटाते हैं। कटाने के बाद हम जब इसका वांछित जीन जोड़ना चाहें तो हम जोड़ने के लिए एंजाइम का यूज करते हैं। जो यूज करते हैं वो एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेशन यानी जोड़ना, चिपकाना। ये क्या करेगा? हमारा जो वांछित जीन है उसको इस प्लाज्मिड के साथ में चिपका देगा। उसके बाद में तीसरा स्टेप हम कहेंगे, जब हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? इसको वेक्टर की सहायता से किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना। वेक्टर क्या है? वेक्टर यानी व्हीकल, एक वाहन जिसपे हम उस डीएनए अणु को लाद के अपने होस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। जब हम वेक्टर की बात करें तो अपने जनरली वेक्टर के अंदर अपने इस्तेमाल करते हैं टीआई प्लाज्मिड या फिर अपने बात करें रिट्रोवायरस। ये अपने शरीर के अंदर परंपरागत रूप से यानी बहुत प्राचीन समय से आने वाले दो प्लाज्मिड है। ये क्या करते हैं? जो टीआई प्लाज्मिड है ये द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, डाइकोट जो प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर जाके वहां पे गांठी उत्पन्न कर देता, वहां पे संक्रमण कर देता, ठीक है। तो लोगों ने इसी से सीखा। ये जो रिट्रोवायरस है ये भी क्या करता है? अपने वायरस, क्या जैसे अपने कोविड वायरस था वो अपने शरीर के अंदर जाके खुद की प्रतिक्रिया बढ़ा रहा था। तो लोगों ने देखा भाई जब ये इतना सा कर सकता है तो हम मानव है, इनको पहचाना हमने तो हम भी इनसे ऐसा काम ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इसी प्रकार के कुछ अन्य जीव खोजे और उनके अंदर क्या किया? अपना जो वांछित जीन था वो जीन डाला और जीन की अनेक कॉपियां प्राप्त कर ली। और हमें पता है जीन आगे प्रोटीन का निर्माण करता है, तो हमारी वांछित प्रोटीन भी प्राप्त कर लेगी, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो हम वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड, बेक और ये का उपयोग करते हैं। बेक और ये अपने पार्ट 6 डीएनए वाले के अंदर आपने पढ़ा होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपने कहा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड की हमने बात ही कर ली कि गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले डीएनए के भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। अब देखो सर, हम कह रहे हैं कि हमने डीएनए के खंड को काटा, ठीक है, और हमने डीएनए के छोटे से भाग को वापस जोड़ा। तो इसके पृथक्करण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? ठीक है, इसके पृथक्करण के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ही मान लो कोई कोशिका है, अगर मान लो ये फंगल कोशिका है तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर काइटिनेज एंजाइम डालूंगा, ठीक है। काइटिनेज की स्पेलिंग कहीं बोलेंगे तो ये लो काइटिनेज। अगर मैं कहूंगा अगर ये प्लांट सेल है तो मैं इसके अंदर डालूंगा सेलुलेज। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो मैं इसके अंदर डालूंगा लाइसोजाइम। ये मैं क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि इसकी सेल वॉल को मैं एडजस्ट करा पाऊं। उसके बाद में मैं क्या करूंगा? इसके अंदर जो उपस्थित जो प्रोटीन वगैरह है, इस प्रोटीन पार्टिकल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? प्रोटीनेज एंजाइम डालूंगा। इसके अंदर जो उपस्थित आरएनए पार्टिकल है, इनको हटाने के लिए मैं आरएनए यूज करूंगा, ठीक है। जब सारे के सारे जैव अणु नष्ट हो गए डीएनए के अतिरिक्त, तो बाद में बचा कौन सर? डीएनए बचा, ठीक है। इस डीएनए को मैं क्या करूंगा? हाथों हाथ चिल्ड एथेनॉल के अंदर डाल दूंगा। किसमें डाल दूंगा? चिल्ड एथेनॉल से, जिसके अंदर क्या होगा? ये डीएनए अणु एकदम गहरा सा बन जाएगा और इसको यहां से पृथक करने की, इसको यहां से हटाने की या डीएनए अणु को यहां से लेने की प्रक्रिया को अपने बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं सर? स्पूलिंग, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? जब ये डीएनए का खंड यहां से हटा लिया, लेकिन हमें तो एक छोटा सा डीएनए का खंड चाहिए जो हमारी वांछित जीन को कैरी करके ले जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक प्रोसेस और करेंगे। उस प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है सर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं सर? एक माध्यम यूज करते हैं। यहां पर इसके जो खंड पाए जाते हैं उन खंडों को अपने बोलते हैं कूप या वेल। कुएं को क्या बोलते हैं? वेल, ठीक है। इसको बोलते हैं वेल या कूप। और हम क्या करते हैं? यहां पर डीएनए अणु को लाद देते हैं और जैसे ही हम क्या करें, यहां पर हम माध्यम यूज करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने ना, एगार माध्यम,
ठीक है, समुद्री एगार या एगारोज का जेल यहाँ पर हम यूज करते हैं, जो कि हमारे समुद्री घास या समुद्री खरपतवार है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हम जब यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एगार एगार का माध्यम यूज करें और हम यहाँ पर क्या करें, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके, ठीक है, डीएनए हमको पता है कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल है, डीएनए एक ऋणात्मक भाग होता है। ठीक है, और हम इसको विद्युत क्षेत्र आरोपित करके इसको एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजें। ठीक है, तो हम कहेंगे डीएनए के जो बड़े खंड है वो तो यहाँ पर पीछे रह जाते हैं, लेकिन एकदम जो छोटे छोटे खंड है वो यहाँ पर आगे की ओर जाते रहते हैं, यानी यहाँ पर सबसे छोटा, ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा खंड। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम सीधा तो देख नहीं पाएंगे, सीधा देख नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक यौगिक इसके अंदर डालेंगे जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड, ETBr। ठीक है, जब हम ETBr के साथ में डालें तो भी हमें सीधा दिखेगा नहीं, तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पराबैंगनी विकिरणों या पराबैंगनी प्रकाश की सहायता से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो हमें डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देगी, और जो हमारा वांछित जीन या वांछित डीएनए का भाग है उसको यहां से हम हटाएंगे। एगारो जेल से जब हम हटाएंगे तो इस प्रक्रिया को अपने कहते हैं छालन या इल्यूशन। क्या बोलते हैं, छालन या इल्यूशन। ठीक है, ये थी सर अपने बायोटेक की कुछ नॉर्मल बातें। इसके बाद में हम बात करते हैं जो क्लोनिंग वाहक होता है। ठीक है, उस क्लोनिंग वाहक के अंदर क्या होना चाहिए। क्लोनिंग जो अपना क्लोनिंग वाहक होता है उसके अंदर सबसे पहली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओरी। ओरी ओरी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति का उद्गम स्थल, वह स्थान जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन या जो प्रतिकृति है वो चालू हो रही है, उसको हम बोलते हैं ओरी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अपनी एनसीईआरटी एक डायग्राम देती है ऐसा। ठीक है, PBr 322 का। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे द्वारा निर्मित किया गया एक प्रकार से प्लाज्मिड के साथ में छेड़छाड़ करके बनाया गया एक डीएनए का भाग है। ठीक है, या प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है PBr 322। क्या नाम है, PBr 322। इसके अंदर हम कहते हैं कुछ होती है आपकी प्रतिजैविक प्रतिरोधी साइट। इस साइड अपनी होती है एम्पिसिलिन और इस साइड होती है अपनी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अगर ऊपर बात करें तो हम कहते हैं कुछ प्रतिबंधन एंजाइम की पहचान की साइटें होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम कहते हैं इको R1, इसके बाद में हम कहते हैं क्लेवन, और उसके बाद में हम यहाँ पर कहते हैं हिंड थर्ड। ठीक है, जब यहाँ पर हम बात करें तो नीचे हमें एक स्थल मिलता है जिसको हम कहते हैं ओरी नाम, और एक यहाँ पर रोप जीन मिलता है, और रोप जीन के अंदर होता है हमारा PVU सेकंड। जब हम एम्पिसिलिन के अंदर बात करें तो एम्पिसिलिन के अंदर हम कहते हैं हमें दो पहचान स्थल मिलते हैं, एक तो मिलता है PVU फर्स्ट और एक मिलता है PST फर्स्ट। जब हम टेट्रासाइक्लिन के अंदर बात करें तो हमें दो पहचान स्थल मिलते हैं, एक तो बाम H1 और एक साल1। ठीक है, यहाँ पर ये इको R1 क्लेवन हिंड थर्ड, ये क्या है, हमारे प्रतिबंधन एंजाइम के पहचान स्थल है। यहीं से क्या करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 यहाँ पे काटेगा, क्लेवन यहाँ से काटेगा, हिंड थर्ड यहाँ से काटेगा, बाम H1 यहाँ से काटेगा, सालन यहाँ से काटेगा, और ये है वो यहाँ पे क्या करेगी, रेप्लिकेशन कराएगी, और एम्पिसिलिन के जो जीन है वो PVU और PST फर्स्ट यहाँ से काटेंगे। ठीक है, इसको नाम दिया गया PBr 322। अब हमने एक बात छोड़ दी, वो बात ये थी कि अगर हम प्रतिबंधन एंजाइम दिया गया, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम दिए गए, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण जब हम बात करें, जैसे हमें दिया गया इको R1। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नामकरण की तो इसके अंदर जो पहला अक्षर जो कि हमें कैपिटल या बड़े अक्षरों के अंदर लिखा जाता है वो इसके वंश को रिप्रेजेंट करता है कि किस जीव से ये निकाला गया, उस जीव का वंश क्या है। ठीक है, पहला अक्षर तो उसके वंश को करता है, लेकिन दूसरा और तीसरा अक्षर उसके जाति को रिप्रेजेंट करता है, चौथा अक्षर उसके प्रभेद को करता है। ठीक है, और बाद में जो आगे आपके रोमन संख्या में लिखा रहता है वो इसके प्रभेद के कौन से नंबर से खोजा गया है, प्रभेद के कर्मा को व्यक्त करता है। ठीक है, ये हो गया इसका अपनी नामकरण। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो अपने एक बात बोली थी वर्ण योगी चिन्हक, यानी पहचान के स्थल, वो क्या करते हैं कि आपके डीएनए के खंडों को जो आपके पुनर्योगज है, ठीक है, और आपके जो अपुनर्योगज है उनको आपस में अलग करते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही ये क्या करते हैं, आपके जो रूपांतरज और अरूपांतरज है उनको भी अलग करते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपके रूपांतरज और अरूपांतरज को अलग करते हैं। इनमें से जो रूपांतरज है वो तो वृद्धि करेंगे, अरूपांतरज है वो आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो ये रूपांतरजों की बाद में क्या करता है, पुनर्योगज और अपुनर्योगज के अंदर अलग अलग पार्टिसिपेट कर देता है। जिसके अंदर हम एक बात करते हैं निवेशी निष्क्रियता, जिसके अंदर अगर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डाल दें तो हम कहते हैं वहां पर हमें कलरफुल क्रोमोजेनिक सब्सटेंस नहीं मिलता, वो उसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी जीन या डीएनए का खंड अगर किसी के अंदर डालना है तो वो सीधा तो लेगा नहीं,
ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं कि अगर हम या तो उसकी सेल को कैल्शियम +2 आयन के साथ में डालें, ठीक है। कैल्शियम +2 क्या है? चूना। और चूने के साथ में हमें पता है क्या होता है, हमारी कोशिका छिद्रित हो जाती है, ठीक है। छिद्र करने के बाद में अगर हम पहले इसको बर्फ के साथ में हीट करें, बर्फ के साथ में ट्रीट करें, उसके बाद में इसको हम 42 डिग्री सेल्सियस ताप तक ले जाएं, फिर वापस बर्फ के साथ में करें, यानी हम क्या करें, एक बार हीट एक बार ठंडा, एक बार हीट एक बार ठंडा, इसको हम कहते हैं हीट एंड सोक, ठीक है। एक तरीका तो ये है। इससे क्या होगा, वह छिद्र हो गए और बाद में इसको एक बार बर्फ के साथ में, फिर एक बार 42 डिग्री ताप और फिर बर्फ के साथ में, तो ये क्या करेगी, बाहर से डीएनए को लेने के लिए तैयार हो जाएगी। या फिर हम बात करें, एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या है, ये एक सूक्ष्म यानी छोटा सा एक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन के अंदर हम अपने जो जेनेटिक मटेरियल जो हम आगे भेजना चाह रहे हैं किसी जीव या किसी प्राणी के अंदर, ठीक है, ये मेनली प्राणियों के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे डाला और सीधा का सीधा इंजेक्शन की सहायता से रोपित कर देते हैं। उसके बाद में एक नाम आता है बायोलिस्टिक जीन गन। बायोलिस्टिक जीन गन ये हम यूज करते हैं पादपों के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक गन जैसी संरचना होती है, ठीक है, ये लो गन जैसी संरचना, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अपने जो डीएनए के पार्टिकल है उनको हम टंगस्टन या सोने के साथ में लेपित कर देते हैं, यानी गोलियां बना देते हैं। उन गोलियों को हम क्या करते हैं, जो पादप कोशिका उसके अंदर आके ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, जब हमने सारी की सारी प्रोसेस पढ़ ली, ठीक है, सारी की सारी जब हमने प्रोसेस पढ़ ली, हमने पुनर्योजन डीएनए बना लिया, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया बायोटेक के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी जीन है उसके हमने कह रहे हैं, हमने जो वांछित जीन डाला है उसकी हमें अनेक कॉपियां बनानी पड़ेगी। तो अनेक कॉपियां बनाने के लिए हमारे पास में एक प्रोसेस आती है, उसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी बहुलीकृत श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, बहुलीकृत श्रृंखला अभिक्रिया। अगर हम इसके अंदर बात करें तो हम कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इसका तापानुशील, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, तापानुशील नहीं, पहला स्टेप होता है डीएनए का विकृतीकरण, ठीक है, पहला स्टेप होता है डीएनए का विकृतीकरण। दूसरा स्टेप होता है तापानुशील और तीसरा स्टेप होता है इसका प्रसार। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसको कहते हैं डीनेचुरेशन, इसको हम कहते हैं एनिलिंग और इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें, हम यहाँ पर एक अपने डीएनए की लड़ी ले लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको ताप देते हैं ज्यादा, ठीक है। ज्यादा ताप देंगे तो हम कहेंगे डीएनए की लड़ी आपस में क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, ठीक है, यानी डीएनए की लड़ियां आपस में अलग अलग होगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेके आएंगे आपके डीएनए प्राइमर का छोटा खंड। प्राइमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अणु का एक छोटा सा भाग, ठीक है, वही जिसके अंदर 8-10 या 3-4 आपके न्यूक्लियोटाइड के क्रम होंगे, ठीक है। और इनको यहाँ पे लाके लगाएंगे और बाद में हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से इस प्राइमर को आगे की ओर धकेलेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इसके विपरीत रज्जु का निर्माण होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ताप बढ़ाया तो हमने इसका डीएनए का विकृतीकरण किया, बाद में आरएनए प्राइमर को जोड़ के हमने इसका क्या कर दिया, तापानुशील या एनिलिंग कर दिया, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, इसको डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से आगे बढ़ाया, तो हम कह रहे हैं हम इसका प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को लगभग अगर 32 बार दोहराएं तो हमें लगभग 1 अरब प्रति मिल जाती है, यानी हमें 1 अरब इसकी फोटोकॉपी मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर हम बात करें, हम कहते हैं कि डीएनए है, डीएनए एक पर्टिकुलर ताप पर ही काम करता है, लेकिन इसको हम बात करें लगभग हम 90 डिग्री से ऊपर का ताप दें फिर भी ये काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम डीएनए यूज करते हैं वो आपकी थर्मस एक्वेटिकस नामक एक जो जीवाणु है उसका डीएनए यहाँ पर यूज लिया जाता है, जो कि अधिक ताप पर भी काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, हमारा जो अंतिम टॉपिक, अंतिम पड़ाव आ रहा है उसका नाम है बायोरिएक्टर। क्या नाम है सर, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के अंदर हम कहेंगे, बायोरिएक्टर कुछ इस प्रकार का एक हमारा बेलनाकार बर्तन सा होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं हम जितने भी जीन ला रहे हैं, ठीक है, उनका हम क्या करें, एक बड़ी मात्रा के अंदर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर इसको पीएच नियंत्रण, ऑक्सीजन कितनी जानी चाहिए, इसके अंदर जो ताप है उसका नियमन वगैरह सब कुछ करते हैं। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ये एक बड़ा बर्तन होता है, ठीक है, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बड़ी मात्रा के अंदर हमारे जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब हमने उत्पादों का निर्माण कर लिया और इन्हें हम बाजार में बेचेंगे, ठीक है, तो बाजार में बेचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बाजार में विपणन से पहले हमें इसकी कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस या फिर अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे मटेरियल बने इनको हम बाजार में बेचने से पहले उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम था बायोटेक। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक, चैप्टर नंबर 11।
अब हम बात करेंगे परसों जब हम बायोटेक का लेक्चर लेंगे सेकंड, जिसके अंदर बात करेंगे 12th नंबर चैप्टर की, उसके बीच में मैं कोशिश करूंगा आपकी प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत सल्टाई जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।